कितने किलोमीटर के पे? ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर पर। मतलब एक बार शुरुआत किया तो 15 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, बीच में कहाँ रुक ही नहीं सकते। तो इन आश्रम तक तो कार्स भी नहीं जाती होंगी? नहीं कार कुछ भी नहीं, नो। तो जब और एक आश्रम में तो लाइट्स भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, क्योंकि इतनी वैली में नीचे गवर्नमेंट को कौन रहता है फिर आश्रम में? ऑलरेडी टेक कर रहते हैं। हाँ, वो क्या है, अभी बहुत सारे महाराष्ट्र के और यहाँ के लोग हैं, उन्होंने वहाँ के आदिवासी लोगों को तैयार किया है, पैसा डाल के एक आश्रम बनाया है। और एक जगह तो 20,000 रुपए देके उन्होंने सोलर लाइट भेज दिया, क्योंकि थोड़ा तो लाइट आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो एक जगह ऐसा हुआ कि मैं बसगढ़ी नाम का जो गांव था, मतलब आश्रम था, वहां में गई। पूरी वैली थी और वहाँ का जो केयर टेकर था वो ऐसा दिख रहा था कि हिंदी पिक्चर के कुछ हॉरर रहस्यमय में कैसे कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो वो सब देख के मेरे हृदय में बहुत ही डर पैदा हुआ। और मैं अकेली थी, पूरे रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं वहाँ पहुँचूंगी तो कोई तो पीछे से आएगा या कोई पहले से आया होगा। बट वो क्या है, एक बार 5:30 हो गया तो उसके आगे फिर 15 किलोमीटर मैं नहीं चल सकती। शाम के 5:30 हो गए। तो क्योंकि ये परिक्रमा का नियम भी है कि सूर्यास्त के पहले आपको परिक्रमा उस दिन की समाप्त करनी है, उसके बाद आपको चलना नहीं है। तो और मेरी कैपेसिटी भी नहीं थी, क्योंकि मैं ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बहुत तकलीफ होती है, धूप ज्यादा है और रिफ्रैक्टेड लाइट भी रहता है मैया जी के ऊपर से जो आता है सनलाइट, पथरीला रास्ता। तो मेरी कैपेसिटी नहीं थी। अभी मुझे कोई चारा नहीं था, मुझे बसगढ़ी में रुकना था। वो थोड़े मुझे ऐसे टाइप का आदमी दिखा, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो हमें वो आदिवासी चेहरे देखने की भी सच में आदत नहीं। वो इतना अच्छा भोला भाला था। दूसरे दिन मैंने उसको बोला मैं आपका फोटो खींचूं, तो वो तैयार हो गया। मुझे ऐसे लगा हे भगवान, मैंने इसके बारे में कल क्या सोचा था और आज मैं उसका फोटो खींच रही हूँ, और वो कितना भोला है। तो आप अकेले थे? पूरी अकेले थे। कोई और दूसरा परिक्रमा वाला कोई भी नहीं था। 120 किलोमीटर की परिक्रमा में कितना समय लगा? मुझे तो कुछ 10-12 दिन लगे। जो एक्सपर्ट चलने वाले लोग हैं वो 4 दिन में कर लेते हैं। मैं हर 15 किलोमीटर के बाद रुकती गई, क्योंकि वो बहुत थकान करने वाला जर्नी था, बहुत ही थकान हो रही थी। तो पानी में सिर्फ 2 दिन ऐसे किया मैंने। बाकी टाइम पे पानी में नहीं। तो मैं वहाँ गई और नहीं, उसमें और डरने वाली और एक बात आई, क्योंकि वो जो ऐसा एरिया था ना कि चारों बाजू से पहाड़ था, सिर्फ आश्रम में एक थोड़ा लाइट जल रहा था, उसका जो प्रकाश जहाँ तक है वहां तक लाइट था। उसके बाद सब वृक्ष काले काले दिख रहे थे। मैंने 5:30 बजे देखा था, पहाड़ है, सब जगह पूरा अंधेरा था। जैसे कि अगर हम कोई अच्छे रिसोर्ट में गए तो हमारा रिसोर्ट ऐसा हाई ऊपर है, तो नीचे से वैली कैसी दिखती है, वो पूरी अंधेरे में। तो मैं वो वैली में थी और अकेली थी, और वहाँ से बस्ती भी कोई, मतलब सिविलाइजेशन भी दूर था। फिर मुझे खाना दिया गया, ऐसा ही वो छोटा लाइट था, उसमें मैंने खाना दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अलग टाइप की सब्जी थी, और ऐसे मूली कैसी रहती है ना, जड़ी बूटी, जिसको हम ज्येष्ठ मत की काड़ी बीड़ी स्टिक्स बोलते हैं ना, ऐसे कुछ स्टिक्स थे, कुछ ऐसे अलग टाइप की सब्जी थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मुझे सब डर लगा बहुत। मैंने उनको पूछा कि ये कौन सी सब्जी है, तो वहाँ के लोग बोले कि ये यहीं उगने वाली सब्जी है। तो मुझे तो और डर लगा कि अभी मैं क्या खाने वाली हूँ राइस के साथ। तो फिर मैंने भगवान को भोग लगाया, फिर खाना खा लिया। उसके बाद जो डर, अभी जब तक नींद नहीं आती तब तक तो डर भरा रहेगा ना। तो मैंने भगवत गीता की किताब खोली और जितने सारे अध्याय में बोल सकी वो मैंने बोलना शुरू किया। फिर मैंने मैया जी को बोला, वो मेरे सामने ही बह रही थी। मैंने कहा देखो मैया जी, अभी ये तो 3 शब्द बोलना बहुत आसान है कि मैं डरी हूँ और आप मेरा रक्षण कीजिए, लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं ये बोलूँगी तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, क्योंकि मैंने फिर आपसे कुछ मांगा है। तो अभी मैंने मेरा काम किया है, मैंने सब गीता के अध्याय बोले हैं, अभी मैं सो रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं आपसे कुछ मांगूंगी, तो मैं नहीं मांगने वाली। ऐसा करके मैं सो गई। फिर सुबह उठी और मुझे अच्छी नींद भी आई, मतलब ये बोल के मैं जब सो गई तो एकदम सीधा उठी 6 बजे। फिर फटाफट तैयार होके मैं अगले जर्नी के लिए निकल गई। वाओ, ग्रेट।
जंगल सब कुछ है। हाँ ऐसा वही पूरा इसीलिए सुनसान- उस रास्ते से यहाँ कोई पूरा जाता नहीं है। सुनसान रास्ता भी है। सुनसान रास्ता है। जहाँ पे कोई झाड़ी नहीं है, हाँ। रोड से जाना है। मतलब तार रोड, हाँ। तार रोड है था, तार रोड का ऑप्शन था जहाँ से पूरी दुनिया चल रही थी, बट मैंने वो चूज नहीं किया क्योंकि बहुत साल नहीं, पहले वही रास्ते का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जनरली ओवरऑल पूरा ओवरऑल तार रोड है। तार रोड से बहुत सारी पब्लिक चलती है और मतलब मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो 2000 किलोमीटर का रास्ता है हाँ। या 2000 जो भी डिस्टेंस है, तो हम चाहे तो पूरा बैंक टू बैंक चल सकते हैं, मतलब किनारे से नहीं चल नहीं नहीं, सकते पूरा बैंक टू बैंक नहीं चल सकते। हैं। मतलब कुछ एरिया में अलाउड ही नहीं है वैसा। हेलो, जनरली किनाऱ्यावरनं जो असतो ना, हाँ। हम किनारे जाते हैं तो पूरा रास्ता किनारे से जा सकता है कोई नहीं, आदमी? नहीं, नहीं, या नहीं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं। एरिया है जहाँ से जा ही नहीं सकते? नहीं, क्योंकि बीच बीच में डैम हो गए तो डैम के वजह से किनारे के रास्ते बदल ही गए पूरा। फिर बीच बीच में उन्होंने क्या किया, कई लोगों ने ऐसा मैया जी के पानी में मोटर डाली है और वो पानी खींचते हैं और खेती लगा दी है। तो जब अगर हम तट से जा रहे हैं तो बीच में वो जैसे खेती प्रोटेक्ट करते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े लकड़ी डाल के कंपाउंड बना के, तो वैसा उन्होंने बांध के रखा है। तो फिर हम वो पोर्शन जब जहाँ तक उनकी गेहूं की खेती चल रही है तो फिर हमें ऊपर से जाना पड़ता है, मतलब गांव से। फिर हमें जब गांव वाले ही बता देते हैं कि अभी वहाँ की खेती खत्म हुई, आप फिर नीचे उतर जाओ। सो कभी भी आप कोई भी देखिए तो मैया जी हमेशा, कोई भी मैया ही नीचे से बहती है। कभी भी हम जाते हैं तो घाट पर जाते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स उतर के नीचे जाना पड़ता है। तो परिक्रमा टफ इसीलिए है कि अगर हम तट से जा रहे हैं तो बीच में खेती का पोर्शन आया, फिर ऊपर चढ़ो, फिर गांव से जाओ, फिर एक 7-8 किलोमीटर गांव से गए, मतलब वो कर हो गया, फिर नीचे आओ। तो ये अभी जब बार बार ऐसे ऊपर चढ़ते हैं और नीचे आते हैं तो वो सब जगह घाट नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप स्टेप्स बने हैं। कच्चा रास्ता है, जैसे कि अगर हम येऊर में जा रहे हैं तो येऊर में कैसे एक तार रोड छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो जंगल का ऐसा कच्चा रास्ता है मिट्टी वाला, वैसा वाला रास्ता रहता है, उसको चढ़ना रहता है और फिर उतरना भी कच्चे रास्ते से। और ये सब भी है या सिर्फ अगर आश्रम ही पूरी है सब लोग? नहीं, पूरी परिक्रमा हाईवे से की तो ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स सब कुछ मिलते हैं। कई लोगों को आश्रम का लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं जमता, तो ऐसे लोग बीच बीच में होटल में भी रहते हैं क्योंकि साफ सुथरा बाथरूम, गर्म पानी नहाने को मिलता है। परिक्रमा में सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्रियन लोगों को ये है कि हम मुंबई में रहते हैं तो हमें ठंड क्या चीज़ है वो मालूम ही नहीं है। तो एमपी में इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है ठंड के साथ। नदी के किनारे तो और ठंड है, मतलब ये ठंड हमने देखी ही नहीं है। और वहाँ जो एमपी के किसान है, ये परिक्रमा करने के लिए सबसे फिट एंड फाइन लोग हैं, क्योंकि वो सब एमपी के किसान नवंबर में गेहूं बोते हैं और तुरंत परिक्रमा के लिए निकलते हैं, क्योंकि तो उनके रेगुलर परिक्रमा करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास 3 महीने खाली है और मार्च में उनकी फसल 30 मार्च तक उनकी हो जाती है। फसल काटने के पहले वो बराबर घर पहुंच जाते हैं। मुझे जरा परिक्रमा का रूट बताएंगे कैसा कैसा? हाँ, परिक्रमा का रूट ऐसा है कि आप जो मैया जी जहाँ से शुरुआत है और वहाँ जहाँ उनका समुंदर से के साथ मिलन है, ये पूरी में कौन से भी स्पॉट पर जहाँ मैया जी ये सिटीज के नाम बताइए। सिटीज, हाँ, तो सिटीज के नाम छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक है, वहाँ से उनका उद्गम स्थान है। हाँ, ईस्ट से पैदल रास्ता जो है ना वो मैंने बता। अच्छा, तो मैंने परिक्रमा उठाई ओंकारेश्वर से, तो मेरा रूट मैं बताती हूँ कि मैंने ओंकारेश्वर से शुरुआत किया, फिर मैं बड़वानी में गई। बड़वानी के बाद शूलपानी का जंगल था, वो क्रॉस करके मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ बना है, तो पूरा सिटी में आ गया ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो पूरा सिटी में है। हाँ, तो जो जब हम वो शूलपानी का यूनिटी सिटी में नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिटी, हाँ, मतलब अहमदाबाद के बाजू में ही है ना? नहीं, अहमदाबाद बहुत दूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से वो सिटी बनी है। ओके। वरना तो जंगल में डैम था वो पहले। हाँ, क्या पहले कुछ नहीं था वहाँ पे। अभी बहुत चहल पहल है, फॉरेनर्स आते हैं वो जगह में जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। स्वामी से समाधि होती है ना गरुड़ेश्वर का, वो तो ऐसे ही उन्होंने बनाई थी। लेकिन बहुत घना जंगल था, वो जंगल था इसीलिए वहाँ डैम बन गया है सरदार सरोवर का, क्योंकि 2 जगह से बड़े बड़े पहाड़ है तो डैम बन गया। फिर वहाँ आ गया। तो फिर मैं शूलपानी का जंगल क्रॉस करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आ गई, फिर वहाँ से और आगे टूवर्ड्स भालोद गई, भालोद के बाद अंकलेश्वर के बाद भरूच।
अंकलेश्वर प्रॉपर अंकलेश्वर आता है? हाँ हाँ प्रॉपर भरूच तब भी? तब मुझे टार रोड अंकलेश्वर तो से फिर पूरा सिटी एरिया है ना? हाँ तो उसके बाद ना वो मैया के तट से हम नहीं जा सकते। लास्ट में अंकलेश्वर के पहले झगड़िया नाम का एक हाँ, मालूम है। झगड़िया है, तो वहाँ इंडस्ट्रियल मैया जी एरिया है। हाँ? इंडस्ट्रियल हाँ तो झगड़िया वो तो मुझे मालूम नहीं, झागड़िया। लेकिन हाँ झागड़िया, तो झागड़िया में लास्ट मैया जी का दर्शन होता है। उसके बाद आप मैया के तट से जा ही नहीं सकते। झागड़िया इज द बहुत लास्ट। बड़ा पात्र है वहाँ पे। हाँ बहुत बड़ा पात्र है, बहुत सुंदर मैया जी ब्रिज दिखती भी है। बहुत बड़ा है ना? हाँ तो लोग जनरली वहीं परिक्रमा उठाते हैं झागड़िया में, इसीलिए क्योंकि उसके बाद मैया जी दिखती नहीं। पूरा टार रोड का प्रवास है, फिर अंकलेश्वर आता है, वो भी हम टार मतलब तब हमें मजबूरी में हाईवे पर ही चलना पड़ता है। अभी मैंने वो रिसर्च नहीं किया कि झागड़िया के बाद हम तट मार्ग से क्यों नहीं जा सकते, वो मुझे अभी पता नहीं चला। लोगों ने बताया कि वहां से नहीं जाना है, नहीं जा सकते, वो ढूंढना पड़ेगा। तो टार रोड से जब जाते थे तो पैदल जाते थे, गाड़ी से जाते थे? टार रोड से भी मैंने पैदल ही किया, लेकिन उसमें मुझे फायदा ये हुआ, टार रोड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ रिक्शा वगैरह जब बहती है तो बहती है? मतलब रिक्शा जाती है, हाँ, सॉरी मेरे को लगा पूरा नहीं, रिक्शा या बाइक वाला है ना, तो 15 किलोमीटर पर अगर आश्रम है तो मैं उसको बोलती थी कि अगर एक सीट का आप 40 रुपए ले रहे हो तो मेरी बैग लो, क्योंकि बैग के साथ चलना पड़ता था। तो मैं उसको 40 रुपए देती थी, तो मेरी बैग वो उठाता था, तो मुझे बहुत सुकून होता था चलने में, मुझे बहुत खुशी होती थी। और परिक्रमा वासियों के बैग में कुछ होता ही नहीं है कि जो कुछ चोरी हो जाए। मैंने एक पतली सी सैक खरीदी थी जिसमें मैं मेरे मोबाइल रखती थी और थोड़े से पैसे, और बाकी की जो बड़ी बैग थी जिसमें स्लीपिंग बैग वगैरह सब रखते हैं सामान, वो मैं रिक्शा वाले के साथ देती थी। तो मेरा जो प्रवास है वो झगड़िया के बाद बहुत आसान हो गया, क्योंकि रास्ते पर टेम्पो